नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से हमने उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की यहाँ पर क्या है श्रृंखलाएं प्रारंभ की हैं और विशेषकर हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको हमने यूपीएससी सिविल सर्विस, जो राज्य की सिविल सर्विस की जो सेवाएं होती हैं और साथ ही राज्य के जो आपके कर्मचारी आयोग चयन आयोग है उसमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भविष्य में प्रतिभाग करेंगे। तो इसीलिए अभी से इनकी तैयारी हम करा रहे हैं, जिससे जितने भी बच्चे घर में बैठे हैं या जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी इस वीडियो को देखें, कई चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आज आपके सामने जिन शख्सियत को मैं रूबरू करा रहा हूँ वो आपके रिया रावत जी हैं। ये भी कक्षा 7 की छात्रा है। आज ये आप लोगों के सामने, जैसे हमने कहा था कि अंकिता बिष्ट जी ने आपके सामने प्राचीन उत्तराखंड और मध्यकालीन उत्तराखंड के अंतर्गत हमने प्रागैतिहासिक आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो पौराणिक काल के बारे में अंकिता जी ने पूरा विवरण आपके सामने रखा। तो आज आपके सामने ये प्राचीन कालीन उत्तराखंड के बारे में आपको ये बताएंगी। चलिए आप बताइए बेटा। प्राचीन काल में उत्तराखंड का अधिकांश भाग वीरान बिहार जंगलों से भरा तथा लगभग निर्जन क्षेत्र था। ठीक है, जिन्हें भी छोटे बच्चे देखिएगा, जो हमारा उत्तराखंड था ना, तो उत्तराखंड का अगर हम प्राचीन काल के उत्तराखंड के इतिहास को देखें तो ये वाला जो हमारा उत्तराखंड का जो भूभाग था वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बिहड़ इलाका, ये वीरान था, यहाँ कुछ भी नहीं था, एक तरीके से निर्जन क्षेत्र ये हुआ करता था। क्योंकि हमने जैसे प्रागैतिहासिक काल की जब हम बात करते तो हमें यहाँ पर मानवों की रहने की जो सबूत मिले तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये क्षेत्र था ये निर्जन और बिहड़ ये क्षेत्र था। और अगर हम देखें जो हमें उत्तराखंड में जो हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं जैसे ताम्र हैं या अलग अलग चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि ये जो क्षेत्र था निर्जन, जो बिहड़ इलाका जो हम कह रहे हैं, ये उतना वैसा नहीं था, यहाँ पर भी मानव सभ्यता कहीं ना कहीं रहती थी। चलिए बताइए। सिक्कों, अभिलेखों और ताम्रपत्रों के आधार पर इसके सूत्र जोड़े गए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, सिक्के और ताम्रपत्रों और अभिलेखों के जो सूत्र हैं वो हमारे किस चीज को इशारा करते हैं, ये प्राचीन कालीन उत्तराखंड की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं। थोड़ा लाउडली बोलिएगा, ठीक है, बोलिए। प्राचीन कालीन उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र। प्राचीन काल में उत्तराखंड 2 भागों में गढ़वाल तथा कुमाऊं में विभक्त था। इन दोनों भागों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण इस प्रकार है। देखिए, अंकिता ने इससे पूर्व कहा था कि हमारे जो उत्तराखंड का जो भूभाग है उसको हमने क्या करा है, 2 भूभागों में हमने विभाजित किया, एक तो कुमाऊं मंडल और साथ ही गढ़वाल मंडल। अभी इन्होंने भी इस चीज के जिक्र में करा था। तो हमने इससे कहा था कि भैया केदार खंड के नाम से हम गढ़वाल को जानते हैं, मानस खंड के रूप में हमने किसको जाना, कुमाऊं मंडल को जाना। ठीक है, अभी जैसे इन्होंने कहा कि हमने इसे 2 भूभाग में विभाजित किया था, एक तरफ आपको गढ़वाल के लोग देखने को मिलते हैं और साथ ही दूसरी तरफ आपका कुमाऊं मंडल ये देखने को मिलता है, जो अंग्रेजों के समय में ही ये कमिश्नरी ये विभाजित की थी, गढ़वाल कमिश्नरी और कुमाऊं कमिश्नरी के तौर पे विभाजित थी। तो उस समय से ये तमाम चीजें चलती हुई आ रही। तो अगर हम पौराणिक कालखंड में भी देखें तो वहां पर भी मानस खंड के रूप में, केदार खंड के रूप में ये विभाजित हुई है। चलिए बेटा बताइए। गढ़वाल क्षेत्र के कोट द्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा गया है। देखिए, इन्होंने क्वेश्चन आपके सामने पुट अप किया कि जो गढ़वाल का जो मुख्य द्वार किसे कहा गया, जैसे हम कहते हैं कि कुमाऊं का जो द्वार के रूप में किसको ये जाना जाता है। आप सभी को पता है कि काठगोदाम जो आपके नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है, और कोट द्वार क्या है आपके ये गढ़वाल मंडल का मुख्य द्वार के रूप में ये जाना जाता। तो ये वाला क्वेश्चन कई दफे समूह गांव में पूछा गया है। तो आप लोगों को इन छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा जितने भी बच्चे इस चीज को देख रहे हैं। चलिए बेटा बताइए। गढ़वाल क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्गभूमि एवं केदारनाथ आदि नामों से जाना जाता है। देखिए, इन्होंने अलग अलग नामों से उत्तराखंड को किस किस नाम से जानते हैं वो आपको बता दिया। ठीक है, 1515 ईस्वी के आसपास गढ़वाल क्षेत्र के 52 गढ़ों पर बाबा शासक अजयपाल के विजय पाने के कारण इस क्षेत्र के लिए गढ़वाल नाम प्रयोग किया जाने लगा। देखिए, 52 गढ़ के बारे में बात करते हैं। 52 गढ़ हैं आपके गढ़वाल मंडल के अंतर्गत है। जब इन गढ़ों को जीत लिया गया है तो इस भूभाग को किस नाम से जाने लगा, गढ़वाल के रूप में से जाने लगा। ठीक है, चलिए बताइए आगे। उत्तराखंड अलकापुरी कुबेर की राजधानी नामक स्थान को मनुष्यों के अधिपूर्वज मनु का निवास स्थल बताया गया है। ठीक है, आगे। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में मृगतुंग कहा गया है। यह रामायण काल में बाणासुर का क्षेत्र गढ़वाल क्षेत्र था। क्वेश्चन बनेगा कि पौराणिक काल खंडों में केदारनाथ को किस नाम से जाना जाता है, मृगतुंग के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़िए। बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर यानी जोशीमठ थी।
तपोवन टिहरी गढ़वाल में स्थित है। यह स्थल लक्ष्मण जी की तपस्थली बताई गई है। ठीक है, जो लक्ष्मण झूला है वो किसके रूप में जाना जाता है बेटा? लक्ष्मण जी की तपस्थली के रूप में जाना जाता है ना। चलिए, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कौरणाश्रम दो विद्यापीठ स्थापित थे। यहाँ पर दो देखिए, अगर हम देखें तो गढ़वाल क्षेत्र में अगर कहें तो दो यहाँ पे विद्यापीठ थे, एक तो कर्णक आश्रम था और एक बद्रिका आश्रम के रूप में यहाँ पर ये स्थापित हुए थे। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि भरत का यहाँ पर जो जन्म हुआ था कर्णाश्रम में ही क्या हुआ था, आपके भरत का जन्म के साथ से हमें पौराणिक चीजों में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। स्मार्ट भारत का जन्म कौरणाश्रम में हुआ था। ठीक है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम ठीक है, की रचना मालिनी नदी के तट पर स्थित ठीक है। एक चीज में बेटा यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसकी रचना किसने की? तो आपको पता है कि कालिदास द्वारा की गई थी। अब पूछा जाएगा कि कालिदास द्वारा जो अभिज्ञान शाकुंतलम को किस स्थान पर इसको लिखा गया है, तो रचा गया है का मतलब यही होगा ना कि किस स्थान पर लिखा गया, किस नदी के तट पर लिखा गया बेटा? मालिनी नदी के तट पर ये रचा गया है। ठीक है, चलिए। कुमाऊं क्षेत्र पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास कालेश्वर पर्वत पर विष्णु भगवान का कच्छ अवतार हुआ था। देखिए, कच्छ अवतार किस भूभाग में हुआ था? आपको पता है कि कुमाऊं मंडल के अंतर्गत हुआ था, क्योंकि विष्णु जी ने किसका अवतार लिया था? एक कछुए का अवतार लिया था। इसे कच्छ अवतार के रूप में भी हम कहते हैं, इसको जानते हैं, क्योंकि चंपावत क्षेत्र में है ना। ठीक है, चलिए आगे बताओ। कुमाऊं क्षेत्र रुक जा। इसको फिर से बोलो कि इसको कहाँ से था? हमने कहा कि मालिनी नदी पर हुआ था। मालिनी नदी के बाद क्या था? मालिनी नदी के तट पर। हाँ, ये हुआ था। अब अगला पॉइंट बताओ। कुमाऊं क्षेत्र चंपावत। अब फिर रुक जाओ, बोलो। प्राचीन काल में कुमाऊं क्षेत्र का बारे में बात करो। कुमाऊं क्षेत्र के बारे में चर्चा करो कि भैया पौराणिक ग्रंथों में के अनुसार जो चंपावत के पास क्या था? कालेश्वर पर्वत है। तो ये चीज है। अब एक फिर से बोलो कि कुमाऊं क्षेत्र। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास कालेश्वर। अब ये नहीं पहले कुमाऊं क्षेत्र। अब आपके सामने कुमाऊं क्षेत्र के बारे में चर्चा करूंगी। ये बोलो ना, जोर से बोलो। यहाँ मत देखो, यहाँ पर देखो, सीधे ये कैमरे की तरफ। मैं आपके सामने जोर से बोलो। कुमाऊं क्षेत्र के बारे में चर्चा करूंगी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास कालेश्वर पर्वत पर कच्छ अवतार विष्णु भगवान का कच्छ अवतार हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भगवान विष्णु का कच्छ अवतार किस पर्वत श्रृंखला पर हुआ था? तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस पर्वत श्रृंखला में हुआ था? कालेश्वर पर्वत श्रृंखला में हुआ था। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनेगा कि कालेश्वर पर्वत श्रृंखला में किसका अवतार हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए विष्णु के जो कछुए का जो अवतार लिया था उसका यहाँ पर क्या होता है, इसका जिक्र मिलता है आपके पौराणिक ग्रंथों में। ठीक है, चलिए। कुमाऊं क्षेत्र के सर्वाधिक पुराण ग्रंथों के अनुसार मानसखंड में मिलता है। देखिए, अगर हम बेसिकली इन्होंने जो कहने का मतलब है कि कुमाऊं क्षेत्र का जो सारथी रूप में जो उल्लेख मिलता है, अगर आप देखोगे जो स्कंद पुराण है ना, स्कंद पुराण जिसे हम कहते हैं कि भैया ये मानस खंड का हिस्सा है, तो मानस खंड के हिस्से के अंतर्गत ही हमें क्या मिलता है? इसका सारथी रूप में उल्लेख देखने को मिलता है। ये कहने का मतलब है, क्योंकि थोड़ा सा कैमरे में बच्ची आ रही है तो थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा यह नर्वसनेस इसके अंदर आ रही है, थोड़ा घबरा रही है, तो धीरे धीरे बच्चियाँ हमारी बहुत बेहतरीन होते हुए जाएंगी, आप लोग देखोगे। ठीक है, चलिए बताइए। कालांतर में इस पर्वत के नाम पर मानसखंड के क्षेत्र को कुर्वांचल कहा जाने लगा। कुर्वांचल संस्कृत भाषा का शब्द है। हाँ, ये कुर्वांचल जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है पूछा जाएगा। कौन से शब्द से मिलेगा? कुरु एक शब्द आता है, कुरु शब्द से ये है। ठीक है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, इसका जिक्र मिलता है। चलिए बेटा बताओ। कुछ समय पश्चात पूर्वांचल क्षेत्र को हिंदी भाषा में कुमाऊं कहा जाने लगा। ठीक है। महाभारत काल में पूर्वांचल क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तुंग और कुड़िंद तथा खस जातियां निवास करती थी। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, इन्होंने जो कहा
कि उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी उसमें जातियां रहती थी, जैसे इन्होंने कुड़िंद की बात करी, खस कही, और साथ ही आपके कौन सी कही थी, किन्नर हो गए। अलग अलग जो यहाँ पर अगर इस भूभाग में देखोगे तो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर क्या रही, यहाँ पर साम्राज्य रहा या जातियाँ यहाँ रही, यहाँ के भूभाग में इनका द्वारा यहाँ पर क्या अपने राज्य को स्थापित किया गया, अपने जीवन को निरंतर यहाँ पर इन्होंने क्या करा, प्रगति पथ पर लेके चले। ठीक है, बताइए। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में यक्षों के निवास का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा यक्षों के निवास का जो प्रमाण हमें बेसिकली उत्तराखंड के किस मंदिर में देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए अल्मोड़ा जो शहर है, अल्मोड़ा शहर से अगर आप देखोगे तो वहाँ पर से जो मेन शहर है, मेन शहर से 2 किलोमीटर की दूर में, 1 किलोमीटर के मध्य में यहाँ पर क्या है आपका लक्ष्मेश्वर मंदिर है। तो वहाँ पर इनके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल, माणा के शिलालेख मिलते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया हमें जो स्वराज्य रूप में शिलालेख जो हमें देखने को मिलते हैं, तो उत्तराखंड के अलग अलग ऐसे बहुत ढेर सारे भूभाग हैं बेटा, जहाँ पर हमें जो इनके क्या मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो शिलालेख जो पूछा जाता है वो अशोककालीन जो शिलालेख या कहें तमाम अलग अलग कालसी में हमें ढेर सारे शिलालेख मिले हैं। ताम्रपत्रों में भी हमें उत्तराखंड के भूभागों के बारे में चर्चा हमें देखने को मिलती है। तो अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग चीजें हमें देखने को मिल जाती है। चलिए। कालीमठ, केदारनाथ, गोपेश्वर के नाला के लेख मंदिरों के दीवारों पर उत्कर्ण शिलालेख मिले। देखिए, अलग अलग जगहों पर हमें शिलालेख उभरे हुए देखने को मिलते हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे किसी दीवार पर हो, या कहीं किसी भित्ति में अंदर देखने को मिलेगा। तो अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे कहीं हम अगर उत्तराखंड के इतिहास को अगर डीपली पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें, उसका जिक्र आपको देखने को मिल जाता है। चलिए आगे। देहरादून के जौनसार भवार में स्थित लाखा मंडल के राजकुमारी ईश्वरी का शिलालेख मिला है। कभी क्वेश्चन पूछागा कि ईश्वरी जो राजकुमारी थे उसका जो शिलालेख कहाँ मिला था? देहरादून के लाखा मंडल में हमें उनके ईश्वरी का क्या मिलता है, हमें यहाँ पर शिलालेख देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर इन तमाम चीज़ें हमें उसका जिक्र भी मिलता है। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने आज के सामने जो आपके सामने जो रखा कि उत्तराखंड का, प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास के बारे में आज इनके द्वारा बताया गया। तो आगे हम इसी तरीके से निरंतर इसी तरीके से वीडियो आपके लिए लेते हुए आएंगे। और हमें विशेषकर तमाम जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये अनुरोध ही आप लोगों से कहूँगा, आपके पेरेंट्स से भी ये कहूँगा कि अपने बच्चों को भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अभी से ही तैयारी करवाइए। उनका एक गोल फिक्स करवाइए कि वो उनका सपना क्या है, वो आगे जाके क्या बनना चाहते हैं। जब आगे जाके अगर कोई सिविल सेवा में जा रहे हैं तो यहीं से उनका गोल फिक्स होना चाहिए। अभी हमारे बच्चे अगर अभी सही तरीके से पढ़ लेंगे, अगर हम अपने बच्चों पर भी ध्यान दे देंगे तो निश्चित रूप में हमारे बच्चे आगे हमारे नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे, क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे और आप लोगों का नाम तो रोशन करेंगे ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।